दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों इस समय एनसीईआरटी क्लास 8 पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था का चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम हाशियाकरण यानी कि आदिवासी समुदाय के बारे में समझ रहे थे। उसी क्रम में पार्ट 2 आज हम कंप्लीट करेंगे और इसी पार्ट 2 में आदिवासियों से संबंधित प्रश्न हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले दोस्तों हम बताना चाहेंगे आपको कि यदि आप हमारे नए चैनल पे हैं तो हमारे 6, 7, 8 एनसीईआरटी का वीडियो चैनल पर पड़ चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन पूरी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में पूरी पढ़ चुका है, ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ चुके हैं और भी साइंस, हिंदी, मैथ के कुछ टॉपिक पढ़े हैं जो काफ़ी आपके लिए कंपटीशन के लिए उपयोगी हैं। तो दोस्तों फिर आपको बताना चाहेंगे कि आप एनसीईआरटी की बुक 6 to 12 कंप्लीट जब तक नहीं अच्छे से करते हैं तो जीएस के प्रश्न जो भी आपसे पूछे जाएंगे आप प्रश्न उत्तर की प्रैक्टिस से 40% से ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। इसलिए अब कंपटीशन टफ हो गया है, किताब के एक एक लाइन से जीएस तैयार किया जा रहा है। तो आप एनसीईआरटी की बुक अवश्य पढ़ें, चाहे जहां से पढ़ें लेकिन जरूर पढ़ें। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए हम अपने चैप्टर को आज कंप्लीट करते हैं। आप देख रहे हैं अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। ये अल्पसंख्यक और हाशियाकरण से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इकाई 1 में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहां से देखिए डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों के जरिए किस प्रकार से होता है? तो मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान करता है। तो मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदायों को ये सुरक्षाएं क्यों मुहैया कराई जा रही हैं? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। तो अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? तो जनसंख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले उनकी संख्या बहुत कम होती है, तो वो अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इनमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसा कि आपने इकाई 1 में पढ़ा था, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपनी जीवन संपत्ति और कुशलक्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता और न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। तो हमारा संविधान सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा, समानता व न्याय की स्थापना के लिए प्रति संकल्पबद्ध है। जैसा कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है और किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हाशियाकरण को समझें। मुसलमान और हाशियाकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है। यहाँ से प्रश्न आप ध्यान रखिएगा,
कि भारत की कुल जनसंख्या यानी कि आबादी का मुसलमानों की संख्या कितना है, 14.2% है 2011 की जनगणना के अनुसार। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले हैं। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित 3 सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। नीचे दी गई 3 सारणियों को पढ़कर बताइए कि वो मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बताती हैं। ये देखिए, ये मुस्लिम समुदाय, हिंदू और सभी लोगों की सारणी दी गई है। धार्मिक समुदाय हिंदू, पक्का घर, बिजली, नल का पानी, मुस्लिम, ईसाई, सिख, ये सभी लोगों का यहाँ आंकड़ा दिया हुआ है। ये काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आप आंकड़ा को देख सकते हैं। और चलिए इसकी आगे बढ़ते हैं। विभिन्न साक्षरता दर, यहाँ ये थोड़ा आप देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कुल साक्षरता दर भारत की 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% है। कितना है? 74%। जबकि हिंदू साक्षर 63% है, मुस्लिम 57% है, ईसाई 74% है, सिख 67%, बौद्ध 71% और जैन 86% है। तो साक्षरता की दर से यदि किसी धर्म की बात किया जाए तो सबसे अधिक साक्षर जैन धर्म में है, 86%। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी यहाँ से बनता है। भारत की जनगणना से 2011 में सबसे अधिक साक्षरता जैन धर्म में है, जबकि कुल साक्षरता भारत की 74% है। उसके बाद सबसे अधिक साक्षरता ईसाई धर्म में है, 74%। फिर इसके बाद सिख धर्म की है 67%, नहीं, बौद्ध धर्म 71%, सिख 67%, हिंदू 63% और मुस्लिम 57%। तो सबसे अधिक जैन और सबसे कम मुस्लिम। हिंदुओं की भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, देखिए सभी जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई से हिंदुओं की भी प्रतिशत कम है, 63%। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत देख ली सकते हैं और ये कोई खास नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों में पिछड़े हुए हैं, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशियाकरण के विस्तार से अध्ययन किया गया है। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है, सच्चर समिति जो है किसके लिए गठित की गई थी, तो मुसलमानों के लिए। यह 2005 में गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हसियाई समुदायों से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदायों के बच्चे के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हसियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैज टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। तो किस प्रकार से? तो ये सोच कि हम बाकी लोग से वे अलग हैं। मुसलमानों की सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका घोटेआइजेशन होने लगता है। तो ये देखिए, ये प्रश्न यहाँ से कि जब मुसलमान अपने इलाकों से बाहर होने लगते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? घेटोआइजेशन। कभी कभी यह पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा का जन्म देता है। इस अध्याय के उपरोक्त भाग में हमने देखा कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हसियाकरण के बीच गहरा संबंध है। इस अध्याय में पीछे आपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में भी पढ़ा।
7वीं कक्षा में आप भारत में औरतों की असमान स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सारे समूहों के अनुभव से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीति, संसाधनों और सुरक्षाओं की जरूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों और नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। इनके बिना न तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश की एक अनूठी छटा देती है, और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। निष्कर्ष क्या बताता है? इस अध्याय से हमने यह समझने का प्रयास किया है कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है। हमने विभिन्न हाशियाई समुदायों के अनुभवों के जरिए इन बातों को समझने का प्रयास किया है। इन समुदायों के हाशिए पर रह जाने के कारण अलग अलग हैं। प्रत्येक समुदाय इसको अलग अलग तरह से महसूस करते हैं। हम भी ये देखा कि हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह के एक समुदाय हैं। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हाशियाकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती है, बल्कि शिक्षा और अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता। अगर हम हाशियाकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि इन दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समूहों ने इस हाशियाकरण का सामना किस तरह से किया है। इस तरह से आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। दोस्तों, कुछ वर्ड हैं जिसे कि आप देख सकते हैं। ऊंच नीच क्या होता है? तो व्यक्तियों या चीजों को एक क्रमिक व्यवस्था या आमतौर पर ऊंच नीच की सीढ़ी के सबसे निचले पैदान पर वे लोग होते हैं जिनके पास सबसे कम ताकत है। जाति व्यवस्था ऊंची नीच की व्यवस्था है जिसमें दलितों को सबसे नीचे माना जाता है। घेटोआइजेशन क्या होता है? यह शब्द आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल होती है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। घेटोआइजेशन इस स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। भय या दुश्मनी भी किसी समुदाय को एकजुट होने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि अपने समुदाय के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज़्यादा राहत मिलती है। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहाँ से निकल पाने के ज़्यादा विकल्प नहीं होते, जिसके कारण वह शेष समाज से कटता चला जाता है। तो घेटोआइजेशन क्या होता है? तो एक ही समुदाय के लोग जहाँ काफ़ी संख्या में रहते हैं और वे अपने सांस्कृतिक आधारित विकास में लगे रहते हैं। मुख्य धारा, कायदे से किसी या नदी या जलधारा के मुख्य बहाव को मुख्य धारा कहा जाता है। इस अध्याय में यह शब्द एक ऐसे सांस्कृतिक संदर्भ के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसमें वर्चस्वशाली समुदाय के रीति रिवाजों और प्रचलनों का ही सही माना जाता है। इसी क्रम में उन लोगों या समुदायों को भी मुख्य धारा कहा जाता है जिन्हें समाज का केंद्र माना जा रहा है। तो समाज के केंद्र के माने जाने वाले लोगों को मुख्य धारा कहते हैं, जैसे बहुधा शक्तिशाली या वर्चस्वशाली समूह। विस्थापित, ऐसे लोग जिन्हें बांध, खनन आदि विशाल विकास परियोजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर बार से उजाड़ दिया जाता है, उन्हें विस्थापित कहा जाता है। कुपोषित, ऐसे व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज का सेशन हमारा समाप्त होता है और कल हम हाशियाकरण के समाधान को चैप्टर 6 को लेकर के आएंगे। तो हमारे चैनल को यदि पसंद हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और दोस्तों आप थोड़ा मदद करें, शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों। ओके, धन्यवाद।